हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। आज हम लोग हॉर्नबिल के 3rd चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज यानी लेसन 3rd के विषय में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइटल के विषय में जानकारी ले लेते हैं। डिस्कवरिंग का मतलब आप जानते हैं कि कोई चीज़ कवर हो उसको डिस्कवर कर दें, यानी ढकी हुई चीज़ को हम खोज लें, उसका आवरण हटा दें, यानी ट्रुथ को खोजना। और ये ट्रुथ जो था के विषय में जानकारी लेते हैं। ये ट्रुथ मिस्र यानी इजिप्ट की जो फराओ डायनेस्टी थी उसका सबसे अंतिम शासक था, बहुत शक्तिशाली था। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसको एक विशेष प्रकार का लेप लगा करके दफना दिया गया, जिसे मम्मी कहते हैं। यंग एज में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका मृत्यु एक रहस्य का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का तो अनुमान है, इंडिया लोगों ने अनुमान लगाया कि इसका मर्डर किया गया था। तो इस प्रकार से इसके रहस्य यानी इसका मृत्यु कैसे हुई, कब हुआ, किन कारण से हुआ, इसके रहस्य की खोज की गई। उसको इस लेसन में बताया गया। सीटी स्कैन के द्वारा उसके अंत के कारण का जानकारी लोगों को देने की कोशिश की गई है इस लेसन में। ओके, तो डिस्कवरिंग ट्रुथ का मतलब ट्रुथ को खोजना, और सागा कंटिन्यूज, सागा का मतलब स्टोरी, कंटिन्यूज यानी ट्रुथ को खोजने की जो स्टोरी है, वह उसको डिस्कवर करने की स्टोरी है, वह कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू है। A.R. विलियम्स इसके राइटर हैं। ओके, तो ये तो रहा टाइटल के विषय में। अब थोड़ा मिस्र की सभ्यता के विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि वहाँ पर लोग अंतिम संस्कार कैसे करते थे, उनका क्या विश्वास था। तो मिस्र में जब राजा की या यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो लोग उसके शव को सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए उसमें एक विशेष प्रकार का लेप लगाते थे और एक बॉक्स में, संदूक में उसको ढक करके रख देते थे और इसके बाद उसको दफना देते थे। ओके, और उन लोगों का विश्वास था कि जब मृत्यु हो जाती है राजा की या उसकी, तो वो वहाँ पर भी उन सभी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट चीज़ों का उपभोग करता है जो अपने जीवित रहते हुए उसने किया था। ओके, इसलिए कब्र में वह सभी महत्वपूर्ण चीज़ें यानी जो राजा के शौक से संबंधित थी, राजा जिन चीज़ों को बहुत पसंद करता था, उन सभी चीज़ों को उस कब्र में रख दिया जाता था। और वही काम ट्रुथ के साथ में भी किया गया था। उन लोगों का पुनर्जन्म में भी विश्वास था और ये भी मानते थे कि अगर उस कब्र के पास अगर कोई जाता है और उसको छेड़खानी करेगा या उसके अंदर जो भी दफनाई गई चीज़ें हैं, वस्तुएं निकालने की कोशिश करेगा, तो उसको अभिशाप लग जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर लोगों का जो रिचुअल्स थे यानी उनकी जो क्रियाकलाप थे, दफनाने का उनका जो सिस्टम था वह यूँ ही था। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे उस राजा जो अंतिम बादशाह था, अंतिम राजा था फराओ डायनेस्टी का, उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसकी खोज किस प्रकार से जारी रही। ओके, तो जो मिस्र में राजाओं को फराओ कहा जाता था। ओके, और ये मानते थे कि इस लाइफ के बाद भी लाइफ है और इसी वजह से
फ़राओ जब बरीड किए गए तो उनके साथ बहुत से वेल्थ और एवरीडे यूज आइटम्स रख दी गई थी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेसन बच्चों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन वेरी शॉर्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस चैप्टर gives us an in-depth insight of तुतनखामुन। इनका नाम था तुतनखामुन, the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty in Egypt. He was a teenager when he died, and his death was a mystery. Some speculated, मतलब guessed, that he was murdered. He ruled in Egypt and its vast empire for centuries. Okay, Egyptians believe that there is life after death, and that is the reason why the pharaohs were buried with wealth and everyday use items. Okay, तो ये थोड़ी शॉर्ट स्टोरी रही है कि किस तरह से वो लोग दफनाए जाते थे और क्या उनकी मान्यता थी, कैसे वो मानते थे कि इस मृत डेथ के बाद में भी क्या कोई लाइफ है। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन। So he was a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. यानी वह टीनेजर था। टीनेजर कहते हैं 13 से 19 ईयर्स ओल्ड को, यानी 13 से 19 साल के बीच के लोगों को टीनेजर कहते हैं, तरुण किशोर। वह टीनेजर था जब उसकी मृत्यु हुई थी। ये टुट के विषय में हिंदी में आप तुत या टुट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन का उच्चारण है। तो ही वो टीनेजर था जब उसकी मृत्यु हुई। द लास्ट आयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। वह जो आयर का मतलब होता है सक्सेसर या इनहेरिटर। वह एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार जिसने मिस्र पर और इसके विशाल साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया, उसका अंतिम उत्तराधिकारी था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। और उसको लेड मीन्स लैविश्ड, लेडन, लेड माने उसमें लिटा दिया गया कब्र में, अर्थात उसको सोना और महत्वपूर्ण चीज़ों से लेडन करके, पहना करके के साथ उसको दफना दिया गया। इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उसको एक घटना मान करके भुला दिया गया, यानी लोग भूल गए। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. Since the discovery of his tomb, यानी जब 1922 में उसके कब्र का पता चला, तब से जो आधुनिक संसार है ने अनुमान लगाया कि उसको क्या हुआ होगा, उसको क्या हुआ था, अनुमान लगा लिया है कि क्या हुआ था। विद मर्डर बीइंग ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, यानी उसका जो अंत मर्डर से हुआ होगा, बहुत अधिक इसकी संभावना हुई, ये संभावना आई। नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, यानी अब 80 वर्ष के बाद अब now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, यानी अब अपने कब्र को छोड़ते हुए तुत से 80 वर्ष गुजर चुका था। ओके, Tut has undergone a CT scan and offers new clues about his life and death. Tut का CT स्कैन किया गया और इससे उनके लाइफ और डेथ के विषय में एक नए क्लू मिले। क्लू का मतलब होता है सुराग, जिससे कोई चीज़ जानकारी प्राप्त हो।
and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the voice fraud। और ये सीटी स्कैन प्रेसिस माने बहुत ठीक ठीक डाटा, प्रेसिस संक्षिप्त एक्यूरेट डाटा प्रदान किया, एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस फ्राउ, यानी जो वॉइस फ्राउ थे उनके जीवन और मृत्यु के बारे में इससे कई संकेत सीटी स्कैन से मिले और किशोर फ्राउ के सही वैज्ञानिक पुनर्निर्माण के लिए सही सही आंकड़े उपलब्ध करवाता है। ये आपका फोरेंसिक यानी सीटी स्कैन से सही सही एक वैज्ञानिक पुनर्निर्माण प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, कितने वर्ष के थे। ओके, तो फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन क्या है? फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन है कि द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, या इसे हम यूँ कह लें ए साइंस विच डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, यानी इसको अपराध विज्ञान भी हम कहते हैं फोरेंसिक को। तो उसके विषय में एक सही सही जानकारी सीटी स्कैन के द्वारा प्राप्त की गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या होता है कि लोग टूट के कब्र से उसको निकालने जाते हैं और क्या होता है, हवा बहुत तेज़ चलती है, एक बवंडर आप जिसको कह सकते हैं, और वो बहुत धूल से धूसरित है और उड़ती हुई वो बिल्कुल जैसे आकाश को छा लेती है। और लोग जैसा मानते भी थे कि आत्मा नाराज़ हो जाती है, तो देखिए जब गए उस कब्र में उसको निकालने के लिए तो क्या होता है, एन एंग्री विंड स्टार्ड अप घोस्टली, यानी एंग्री विंड माने गुस्साई हुई हवा ने स्टार्ड अप माने झकझोर दिया, घोस्टली माने जैसे आत्मा की तरह झकझोर दिया। किसको? डस्ट डेविल है, डस्ट डेविल को, यानी धूल राक्षस को। ओके, धूल के राक्षस को एक गुस्साई हुई हवा ने झकझोर दिया। कब? As King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings, यानी जब राजा टुट को उनके रेस्टिंग प्लेस से, रेस्टिंग प्लेस कहाँ है? एक प्राचीन इजिप्टियन सीमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, एक प्राचीन मिस्र के लोगों का कब्रिस्तान, सीमेट्री माने कब्रिस्तान, जिसको द वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। जब राजा टुट को निकाला गया तो गुस्साई हवा ने एक घोस्टली यानी प्रेत आत्मा की तरह जो है धूल की इस पूरे राक्षस को झकझोर दी। डार्क ब्लाइड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। ओके, तो डार्क ब्लाइड, डार्क माने काला होता है, ओके, और बेलाइड माने बेली से बना हुआ पेट का तोंद, यानी खूब भारी भरकम काले काले बादल। हाइड स्कडेड एक्रॉस द डेजर्ट स्काई, यानी रेगिस्तानी आकाश के आर पार काले घने काले बादल तैरते थे। एंड नाउ वर बेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और आकाश को जैसे कोई ग्रे कलर के कास्केट माने पेटी या टोकरी से ढक रहे हैं। ओके, यानी जो मिस्र के लोगों की मान्यता थी कि जब कब्र के पास जाया जाता है या उससे कोई छेड़खानी की जाती है तो उसकी आत्मा गुस्साती है, ऐसे ही कुछ दृश्य जब वो लोग उसके कब्र से उसको निकालने के लिए गए तो उनको दिखाई पड़ा। इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 2005, यानी 6 बजे का समय था, दिन थे 5 जनवरी 2005। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू ए CT स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज of this little understood young ruler who died more than 3,300 years, यानी
5 जनवरी 2005 शाम 6 बजे संसार का सबसे प्रसिद्ध ममी से गिल्डेड सौंदर्यित ममी का सिर पहली बार सीटी स्कैनर में लाया गया। यह प्रोब करने के लिए, यह इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए? द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। लिंगरिंग माने ठिठकी हुई, जिसका पता नहीं लगा था अभी तक, ऐसी मेडिकल मिस्ट्रीज इस छोटे से अंडरस्टूड का मतलब जो अंडरस्टूड था, यंग रूलर टूट के लिए आया है। यंग रूलर जो कि 3300 वर्ष पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके मृत्यु के मेडिकल मिस्ट्रीज जो अभी तक लिंगर थी का इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसका सिर सीटी स्कैन में पहले लाया गया। ओके, all after the usual line of tourists, all afternoon the usual line of tourists had around tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. Okay, now see here, all afternoon यानी दोपहर के बाद, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट पर्यटकों की जो सामान्य लाइन थी, जो कहाँ से आए थे? फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से आए थे। हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, डिसेंडेड माने गॉट डाउन, बेंट डाउन, नीचे उतरे, इनटू द क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग, सकरा। ओके, तंग या सिकुड़े। राक कट टाम्ब, यानी राक कट टाम्ब का मतलब राक को काट करके जो टाम्ब बनाए गए हों, अर्थात ऐसे टॉम्ब या मकबरा जो पत्थरों को तराश कर बनाए गए थे। कहाँ था वो? 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट अंडरग्राउंड में वह कब्र या टॉम्ब जो कि तंग था और पत्थरों को तराश कर बनाया गया था, उसमें किंग टूट को अपना रेस्पेक्ट देने के लिए संसार के टूरिस्ट नीचे उतरी। They gazed at the murals on the walls of the burial chambers. बरियल चैम्बर को आप कब्र कह सकते हैं या कब्र की चैम्बर, चैम्बर माने कमरा भी होता है। और मुराल्स कहते हैं तस्वीर या चित्र, पिक्चर्स। ओके, पिक्चर्स या इमेजेस ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल। तो गेज्ड माने आश्चर्य के साथ देखा। उन्होंने बरियल चैम्बर के दीवार पर बनी हुई जो मुराल्स थी, पिक्चर्स थी, उसको बड़े आश्चर्य के साथ देखा। एंड पियर्ड एट टूट्स गिल्डेड फेस, और पियर्ड माने झांका, और गिल्डेड फेस और टूट के चेहरे को देखा। पियर्ड माने झांका, के चेहरे पर झांका या को देखा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कफिन लिड, और द सबसे स्ट्राइकिंग फीचर थी उस ममी की, जो राजा किंग टूट की ममी थी, उसकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर उसके चेहरे की थी। ओके, आउटर कफिन लिड, और ये जो कफन था, कफन का जो लिड था, ढक्कन था, वह उसके चेहरे पर ही लगा हुआ था। अर्थात उस ढक्कन को उठा करके राजा टूट का चेहरा लोगों के द्वारा देखा जा सकता था। ओके, सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ विजिटर्स तो ऐसे थे कि वो गाइड बुक से, मार्गदर्शन वाली पुस्तक से पढ़े और फुसफुसाए, यानी जानकारी प्राप्त किया। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ शांति से खड़े रहे। परहैप्स पॉन्डिंग टूट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद पॉन्डर माने सोचना, विचार कर रहे थे टूट की जो अनटाइमली डेथ हुई थी उसके लेट टीन्स मतलब वही यंग एज में।
यंग एज में जो उसकी मृत्यु हुई थी उसी को पांडर कर रहे थे, सोच रहे थे। आर वंडरिंग विद ए शिवर इफ द फ्राउज कर्स, और उनको आश्चर्य हो रहा था विद ए शिवर, शिवर का मतलब कांपना और डर से कांपना, डर का कंपन भी उनके अंदर था। आश्चर्य था कि इफ द फ्राउज कर्स, कि कहीं ऐसा ना हो कि फराओ का कर्स लग जाए, फराओ का अभिशाप उन लोगों को लग जाए। डेथ, और अगर अभिशाप लगता है तो उन लोगों के लिए मौत, और मिसफॉर्चून अथवा बदकिस्मती, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, जो उसको डिस्टर्ब करेगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसकी बदकिस्मती हो जाएगी। वो लोग इस चीज़ को भी सोचते थे और डरते थे। और वाज रियली ट्रू, वास्तव में सच था। ओके, आगे बढ़ते हैं। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 19th 20th, यानी 1920 ईस्वी में कार्टर ने जो किया था उसकी वजह से मम्मी की कंडीशन जो थी बहुत ख़राब हो गई थी, बैड हो गई थी। शेड जाही हवास, ये जाही हवास का कहना है। ये कौन है जाही हवास? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स, ये संस्था है, उसके ये सेक्रेटरी जनरल थे, यानी मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वीज के ये सेक्रेटरी जनरल थे। इन्होंने कहा कि मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब थी। कैसे पता किया इन्होंने? एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, पहली बार जब उसके ज़्यादा समय तक उसके बॉडी को देखने के लिए लीन्ड किए, लीन माने ऊपर झुके, तब इन्होंने कहा कि मम्मी की कंडीशन बहुत खराब है। ओके, कार्टर हावर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ये कार्टर हावर्ड कार्टर कौन है? ये वही हैं, ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब who studies the old things, इन जो पुरानी वस्तुओं का इसको हम हिंदी में कहें पुरातत्वविद। ये ब्रिटिश का वही पुरातत्वविद था who in 1920 discovered Tut's tomb after years of futile searching, यानी जब फ्यूटाइल माने इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन सर्चों के बाद जिसने 1922 ईस्वी में टुट के काम का पता लगाया था, ये वही आर्कियोलॉजिस्ट था। ओके, इट्स कंटेंट्स, कंटेंट्स क्या होता है? कंटेंट्स जो इसके अंदर रखी हुई चीज़ें, अंदर की वस्तुएं। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टिली रैनसैक्ड इन एंटीक्विटी, एंटीक्विटी मतलब इतिहास, हिस्ट्री जो, और हैस्टली माने जल्दी में, रैनसैक्ड, रैनसैक्ड का मतलब लूटेड, यानी इसके अंदर की जो वस्तुएं थी वो बहुत जल्दबाजी में, रैनसैक्ड इतिहास जो बताता है, एंटीक्विटी बहुत जल्दी से इसको लूटी गई थी, इसकी बट सरप्राइजिंगली कंप्लीट। और कहते हैं लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि ये सब पूर्ण थी। ओके, यानी इसके अंदर की जो वस्तुएं यद्यप जल्दबाजी में पुराने समय में लूटी गई थी, पर ये सरप्राइजिंगली माने हैरानी की बात थी कि वो अपने आप में पूर्ण थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, यानी वह रॉयल माने शाही कलेक्शन, यानी वो शाही सबसे अधिक धनी शाही कलेक्शन थी जो पाई गई वहाँ कब्र में। एंड हैव बीकम पार्ट ऑफ द फराओज लेजेंड, और फराओ के लेजेंड माने इतिहास, स्टोरी, लाइफ, फराओ के इतिहास का एक पार्ट बन गई। स्टनिंग
आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। स्टनिंग माने होता है, स्टन माने स्तन भी कर देना, और स्टनिंग का मतलब होता है खनखनाना। ठीक, स्टनिंग का मतलब खनखनाना, यस। तो स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड मतलब सोने के, आर्टिफैक्ट्स का मतलब यहाँ ऑर्नामेंट्स, आभूषण, गहने, सोने के खनखनाते हुए गहने, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी जो इटर्नल का मतलब कभी न समाप्त होने वाली चमक, मीन टू गारंटी रिसुरेक्शन माने पुनर्जन्म। तो इसमें इस प्रकार से फिर से देखें से, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड यानी खनखनाती हुए गहने, और देयर इटर्नल विजिलेंस उनकी हमेशा बनी रहने वाली चमक, मिंट गारंटी, रिसुरेक्शन मतलब इसका मतलब ये पुनर्जन्म की ये गारंटी थी। कॉल्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और खोज के समय इसने एक सनसनाहट पैदा कर दी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी यह बहुत अधिक अटेंशन प्राप्त करता है। बट टूट वॉज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, और टूट को भी उनके प्रत्येक उन चीज़ों के साथ दफनाया गया था जो जिनकी उनको आफ्टर लाइफ के बाद ज़रूरत थी। क्या क्या थे? बोर्ड गेम्स था, हाँ गेम्स, बोर्ड गेम्स थे। ब्रॉन्ज रेजर माने कांस का अस्तुरा था, उस्तुरा। लिनन अंडरगारमेंट्स का मतलब कपड़े के अंडरगारमेंट्स थे, कपड़े के अंतःवस्त्र। अंडरगारमेंट्स माने अंतःवस्त्र, और लाइनन माने कपड़े, कपड़े के अंतःवस्त्र थे। केसेस ऑफ फूड भोजन के डिब्बे, और वाइन, केसेस माने यहाँ डिब्बे, भोजन के डिब्बे और वाइन, ये भी टुट के साथ रखा गया था, जो ये माना गया था कि उनको डेथ आफ्टर लाइफ इसकी ज़रूरत है। ओके, आगे बढ़ें। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराओज फ्यूनरी ट्रेजर्स, फ्यूनरी मतलब ट्रेजर्स, फ्यूनरी ट्रेजर्स का मतलब होता है फ्यूनरी ट्रेजर्स माने जानते हैं निधि, खजाना, और फ्यूनरी माने कब्र। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराओज फ्यूनरी ट्रेजर्स, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, यानी महीनों की फराओं के कब्र के खजाने की सावधानी पूर्वक की गई जांच के बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराओज फ्यूनरी ट्रेजर, फ्यूनरी माने कब्र की खजाना, ठीक। तो केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, तो फराओ की कब्र के खजाने की महीनों के बाद रिकॉर्डिंग के महीनों के बाद आप कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, माने उनके नेस्टेड, 3 नेस्टेड का मतलब 3 परत वाली कफिन की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू किया। यानी 3 आफ्टर महीनों, तो फ्यूनरी ट्रेजर्स यानी उनके कब्र में क्या क्या ट्रेजर्स थी उसको रिकॉर्ड किया। इसके बाद उन्होंने उनके कफिन का रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ बेलो एंड ओलिव लीव्स। जब उन्होंने उसको खोला तो उनको पहले पाया श्राउड, पाया कफिन, श्राउड का मतलब कफन मिला उनको, और जो एडॉर्न का मतलब डेकोरेटेड था, किससे? गार्लैंड से, हार से, माला से। किसके माला? विलो एक प्रकार का पौधा है, पेड़ है, उस जिसको सरई कहते हैं। एंड ओलिव मतलब जैतून, ओलिव और जैतून की पत्तियों और फूलों यानी पत्तियों से वह सजे थे। वाइल्ड सेलरी, और ये वाइल्ड सेलरी
ये क्या भी है, एक प्रकार का जंगली पौधा है। ओके, तो इससे भी एक जिसको एक प्रकार की सब्जी भी इसे हम कहते हैं, इस को लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियों से और कॉर्न फ्लावर से ये सब सजा हुआ था उनका जो चेहरा था। द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल्स, फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, और जो बरियल था, जो ये फेडेड था, यानी फेडेड का मतलब मुरझाया हुआ था, तो इससे ये पता चलता है कि उनको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा। When he finally reached the mummy, जब फाइनली वो मम्मी तक पहुँचे, दो ही रैन इनटू ट्रबल, उनको एक प्रॉब्लम हुई, ट्रबल कष्ट हुआ। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, रिचुअल मतलब वही जो दफनाने की क्रिया, रेजिन्स माने गोंद या लेप, एक विशेष प्रकार का लेप, हैड हार्डन्ड जो उनके शरीर पर गोंद लगी थी, रिचुअल्स यहाँ पारंपरिक आप कह सकते हैं, पारंपरिक जो गोंद लगी हुई थी वो कठोर हो गई थी। सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफिन, यानी जो गोल्ड का कफिन था सॉलिड, वह गोल्ड के कफिन में नीचे से चिपक गया था, यानी नीचे से बॉटम में टूट की जो शरीर थी वह चिपक गई थी। क्यों चिपक गई थी? उस रेसिन्स मतलब गोंद के हार्डन माने कड़ा हो जाने के कारण, सूखने और कड़ा हो जाने के कारण गोल्ड कफिन से टुटकी जो बॉडी थी उसके कफिन के बॉटम से सीमेंटेड हो गई थी, मतलब चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, यानी लेजिटिमेट मतलब उचित फोर्स, कोई भी उचित फोर्स लगा करके उनको मूव नहीं किया जा सका। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, तो कार्टर ने आगे भी लिखा कि क्या किया जाना था। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। ओके, हैमर माने हथौड़ा होता है, एक प्रकार का औजार हथियार है। तो जो दिस फार साउथ इन इजिप्ट, फार साउथ इन इजिप्ट का मतलब सुदूर मिस्र में सूरज एकदम हथौड़े के समान प्रहार करता था, अर्थात बहुत गर्मी थी। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट लूजन द रेसेंस, और कार्टर ने कोशिश किया कि धूप में रख करके लाओ कुछ ढीला कर लें उसके गोंद को, गोंद शायद कुछ पिघल सके। ओके, ये है फिगर है, आप देख सकते हैं मिस्र का, पूरी हिस्ट्री इससे जान सकते हैं। ओके, तो फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या किया, कई घंटों तक उन्होंने इस ममी को एक ब्लेजिंग सनसाइट में रख दिया। ब्लेजिंग मतलब बिल्कुल जलता हुआ सनसाइन में रख दिया और इसको गर्म किया 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये तापमान का एक मात्रक है, डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको गर्म किया। नथिंग बज्ड, लेकिन ये तनिक भी नहीं उठा, तनिक भी नहीं हिला। ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट, उन्होंने वैज्ञानिक डिटैचमेंट, डिटैचमेंट माने अलग करना, अभेद भाव, दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम beneath the limbs and trunk before it was possible to reach the king's remains। उन्होंने साइंटिफिक डिटैचमेंट को रिपोर्ट किया और कहा कि इस जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है इसको चीजल्ड मतलब छीनी से उतारना,
बीनीथ माने नीचे से, यानी जो ताबूत है, जो मम्मी का जो बॉक्स संदूक है सोने का, उसके नीचे से जो लिम्स हैं, राजा के लिम्स हैं, उससे जो चिपक गए हैं और ट्रंक हैं, अंग हैं इनके, वो नीचे से छीन छीन करके छुड़ाना पड़ेगा, तभी राजा के रिमेन्स को रेज करना संभव होगा, तभी राजा के शरीर को उठाया जाना संभव होगा। ओके, यानी सख्त पड़ चुका था, यानी सख्त पड़ चुके पदार्थ को इससे पहले कि राजा के अवशेष को उठाना संभव होता, अंगों के नीचे से छेनी से छील कर उसे हटाना पड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गोंद सूख गया था और राजा का अंग शरीर उसी ताबूत में चिपक गया था, तो उस बाटम से चिपक गया था, नीचे तली से चिपक गया था, उसको काट करके उठाना पड़ा। ओके, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the gods and ripped it apart to remove the gold. Okay, in his defense, अब अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कार्टर के पास कोई वास्तव में विकल्प नहीं था कि आपने इसे क्यों काटा, क्यों छुड़ाया उससे, तो इसके लिए उनके पास कोई डिफेंस नहीं था। और कहना है कि इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो मम्मी को फ्री मत ना करते, मम्मी यानी वो गोंद या एक प्रकार विशेष प्रकार का लेप लगा शरीर, इसको अगर फ्री ना करते तो क्या करते, थी मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड। सर्कमवेंटेड वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। ओके, यस, और इसकी मीनिंग भी आप नोट कर लें, सर्कमवेंटेड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसका मतलब होता है टू चीट या चीटेड, ठगना। तो करें थे चोर जो है, क्योंकि कब्र के पास में गार्ड्स होते थे, तो करें चोर क्या करते, गार्ड्स को चीट कर लेते एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उसको गोल्ड को अलग करने के लिए इसको वह खुद उठा ले जाते, इसकी चोरी कर लेते, इसको अलग उतार देते, यानी चोर खुद इसको उतार देते और गोल्ड लेकर चले जाते अगर वो ऐसा ना करते। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वेर फेबुलसली वेल्दी, टुट के समय में जो शाही लोग होते थे वो फेबुलसली मतलब बहुत अधिक, इनक्रेडिबली, जिस पर विश्वास न हो, अविश्वसनीय रूप से धनी होते थे। एंड दे थॉट आर होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और जो सोचते थे, जो आशा करते थे, वह सब अपनी चीज़ों को, अपनी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, मैंने इस लोक से उस लोक तक। किंग टुट वाज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गोल्ड्स, किंग को भी बहुत ही लैविश्ड माने लडेन, बहुत ही चमकदार वस्तुओं से लाद दिया गया था। फिर क्या क्या थे उनके साथ में, कुछ उसके कुछ चीज़ों का यहाँ उल्लेख है जो उनको दफनाया गया तो उनके साथ में रखा गया। क्या था, प्रीसियस कलर्स, बहुत ही कीमती कॉलर्स, गले का कोई पट्टा, इनलेड नेकलेस, अंदर कोई नेकलेस गर्दन में गले में पहना, हार एंड ब्रेसलेट्स, और कोई कड़ा या कंगन, रिंग्स अंगूठी, एमलेट्स का मतलब ताबीज़, ए सेरिमोनियल एपॉर्न, और पारंपरिक, सेरिमोनियल का मतलब है पारंपरिक रूप से पहने जाने वाला एपॉर्न कपड़ा, सैंडल्स मतलब यहाँ चंदन, सीथ्स माने म्यान, फॉर हिज फिंगर्स एंड टूज, उनके उंगलियों, और टूज माने अंगूठों के लिए सीथ्स म्यान बनी थी। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कफिन एंड मास्क, और उनकी जो ये सब चीज़ें उनके उसमें रखी गई थी। ओके, और क्या था, आइकॉनिक मास्क,
मास्क क्या होता है? मुखौटा, मानी मूर्ति रूपक। आइकॉनिक का मतलब होता है न आइकॉनिक इनर कफिन मास्क, मतलब मूर्ति रूपक उनका जो इनर माने आंतरिक कफिन और उसका मास्क माने मुखौटा भी, ये सब चीज़ें उनके साथ रखी गई थी। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड। तो एडॉर्नमेंट्स का मतलब वही आभूषण वगैरह इत्यादि से टूथ को सेपरेट करने के लिए कार्टर के आदमियों ने क्या किया? मम्मी के हेड को रिमूव कर दिया। एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट्स, और प्रत्येक महत्वपूर्ण जॉइंट्स को भी सीवर्ड कर दिया। सीवर्ड का मतलब अलग कर देना, ओके, सेपरेट कर देना, अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड। एक बार जब वो अपना काम कर चुके तो उन्होंने पुनः इन्हीं अवशेषों को एक बालू, सैंड माने रेत या बालू के लेयर पर रीअसेंबल्ड किया, पुनः इकट्ठा किया। ओके, कहाँ पर? इन ए वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स में पुनः इनको इकट्ठा किया विथ पैडिंग, और कुछ गद्दे भी इसमें डाले, दैट कंसील्ड द डैमेज, और उससे जो डैमेज हुई थी किंग की बॉडी उसको छिपाने के लिए कुछ पैडिंग भी की गई। ओके, कुछ गत्ते भी डाले गए, कुछ द बेड फॉर टूथ नाउ रेस्ट, और वही बेड जहाँ पर अब टूथ आराम करते हैं। ओके, जो कुछ जब उनको ताबूत से छुड़ाया गया था छैनी से, तो जो कुछ नुकसान हो गया था उनके अंगों को, उन अंगों को ढकने के लिए पैडिंग की गई। ओके, और अब उसी में टूथ आराम करते हैं, वेयर टूथ नाउ रेस्ट। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. Okay, archaeology has changed substantially. Substantially का मतलब होता है काफ़ी हद तक। Archaeology has changed substantially in the intervening decades. Intervening का मतलब in between, बीच के दशकों में। Okay, यानी बीच के डिकेड्स में, दशकों में जो आर्कियोलॉजी है, ये पुरातत्व विज्ञान है, काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स, अब ये ट्रेजर्स पर कम फोकस करती है, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और लाइफ का डिटेल क्या है उसके ऊपर इसका ज़्यादा फोकस है। ओके, एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और जो इंट्रिगिंग का मतलब यहाँ कपटी होता है, कपटी मृत्यु की क्या रहस्य है, कपटी रहस्य ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की कपटी रहस्य के डिटेल को अब प्राप्त करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। यानी आर्कियोलॉजी कुछ चेंज हो गई है, और सब्सटेंशियली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, इंटरवेनिंग मतलब बीच में। तो आर्कियोलॉजी यानी बीच के दशकों में आर्कियोलॉजी काफ़ी हद तक बदल गई है। अब उनका ध्यान क्या ज़्यादा तरफ ट्रेजर की ओर नहीं गया है। ट्रेजर माने निधि या खजाना, कब्र में क्या है कितना है इस पर जाने के बजाय उनका ज़्यादा ध्यान जीवन का डिटेल और मृत्यु के रहस्य को प्राप्त करने में हो गया है। ओके, इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। ओके, अब ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स का मतलब होता है विशेष प्रकार के। अब ये बहुत विशेष प्रकार के टूल्स का प्रयोग करता है, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी आती है। इन 1968, मोर देन 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. 1968 ईस्वी में, यानी कार्टर की डिस्कवरी के 40 वर्ष के बाद में,
एक मानव विज्ञान के प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी का, और उस मम्मी ने रिवील की बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट को रिवील किया। क्या था? बीनीथ रेजिन्स दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रीस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। क्या उन्होंने चौंकाने वाला घोषणा किया कि रेजिन्स माने होता है वही लेप, एक प्रकार का जो लगाया गया था गोंद, जिससे कि केक्स माने ढकना, यहाँ जो उनके चेस्ट को ढके हुए था, उनके ब्रीस्ट की बोन और सामने की रिब्स की कुछ हड्डियाँ मिसिंग थी, यानी गायब थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Today diagnostic imaging can be done with computed tomography और CT। अब आज जो हम किसी चीज़ का डायग्नोसिस करते हैं वह किसे करते हैं? कंप्यूटेड टोमोग्राफी या CT, हम कह लें CT स्कैन कह लें, इसी को CT स्कैन कहते हैं। बाई which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। तो कह रहे हैं कि आज जो ये CT स्कैन है वो क्या करती है? CT स्कैन hundreds of X-rays in cross section to put slices का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। यानी आज जो हमारा डायग्नोसिस माने है निदान होता है, तो आज जो निदान संबंधी चित्र हम ले सकते हैं, इसके द्वारा एक्सरे एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन, एक दूसरे को काटती हुई एक साथ जो है ब्रेड, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड माने ब्रेड की कतरन की तरह एक साथ डाली जाती है, ताकि एक 3 आयामों वाला हूबहू शरीर बनाया जा सके। 3 डायमेंशनल का मतलब 3 आयामों वाला वर्चुअल बॉडी माने हूबहू शरीर बनाया जा सके। यानी एक्सरे कैसे फंक्शन करता है ये चीज़ इसमें बताई गई है। What more would a CT scan reveal to truth than the X-ray? और अधिक, यानी एक्सरे की अपेक्षा और अधिक CT स्कैन क्या रिवील कर सकता था? And could it answer 2 of the biggest question still lingering about? And could it, और इसे किया भी आंसर, and could it answer 2 of the biggest questions still lingering? ओके, यानी CT स्कैन ने क्या उजागर किया, और क्या यह 2 सबसे बड़े प्रश्न, and could it answer 2 of the biggest questions, और क्या ये 2 सबसे बड़े प्रश्न जो आज भी लिंगरिंग में हैं, लिंगरिंग का मतलब आज भी शेष बचे हुए हैं, कि क्या कौन से 2 क्वेश्चन? हाउ डिड ही डाई, कैसे वह मरे, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपने मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे। आज भी ये लिंगरिंग क्वेश्चन बना हुआ है, अर्थात उनके मृत्यु का कारण और मृत्यु के एज के विषय में भी सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। ये आज भी लिंगरिंग क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बच्चों, किंग टूट्स डिमाइस वाज ए बिग इवेंट। डिमाइस का मतलब यहाँ डेथ या अंत। राजा टूट का अंत एक बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यानी रॉयल स्टैंडर्ड्स माने शाही मानकों के अनुसार, शाही ढंग से राजा तुत की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, उनकी जो फैमिली लाइन थी उसके ये अंतिम व्यक्ति थे। एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ ऑफ रैटिल ऑफ ए डायनेस्टी। रैटिल माने आवाज़ या शोर, और उनका अंत, उनका फ्यूनरल, एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ, और उनका जो अंतिम अंत था वह एक बहुत बड़े डायनेस्टी यानी राज या शासन काल की आवाज़, रैटिल माने स्वर का अंत था, अर्थात उनके अंत होने से उनकी एक जो डायनेस्टी थी उसकी आवाज़ भी शांत हो गई। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर।
तदुपरांत उसकी मृत्यु का जो पर्टिकुलर है विवरण है और उसके बाद के जो आफ्टर मैथ माने बाद का जो परिणाम है वह आज भी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। यानी उनकी मृत्यु का विवरण और उसके बाद का क्या परिणाम हुआ यह अभी स्पष्ट नहीं है। हेलो बच्चों, आज यहाँ फर्स्ट पार्ट में बस केवल इतना ही। रेस्ट पार्ट हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम लोग विदा लेते हैं। ओके, आप इस चैनल पर अगर नए हों या अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके।